एबीसी एग्रो क्लासेस उदयपुर के ई प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः आपका सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज फिर एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। उस टॉपिक का संबंध है उद्यान विज्ञान से। उद्यान विज्ञान की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है फलोद्यान का। फलोद्यान, जिसे इंग्लिश में ऑर्चार्ड कहा जाता है। ऑर्चार्ड। आज का हमारा टॉपिक है फलोद्यान प्रबंधन, ऑर्चार्ड मैनेजमेंट। देखिए, जब भी हम किसी फल का उद्यान लगाते हैं तो उस उद्यान उसको क्या कहा जाता है? ऑर्चार्ड। और ऑर्चार्ड लगाने से पहले हमें क्या करना पड़ता है? उस साइट का सिलेक्शन करना पड़ता है। सिलेक्शन ऑफ साइट, चयन, स्थान का चयन। क्योंकि आप जब बनाएंगे ऑर्चार्ड तो उसके लिए सबसे मेन बात क्या होती है? स्थान का चयन। तो देखिए, आप जो सिलेक्शन करेंगे स्थान का, उसमें कुछ मुख्य गुण होने चाहिए, या वो उसमें किस किस बेसिस पे आप उसको सेलेक्ट करेंगे, उसी के टॉपिक की बात है कि स्थान का चयन किन बिंदुओं पर। आप किसी भी ऑर्चार्ड को बना रहे हैं, उसमें टाइम लगता है ऑर्चार्ड को पूरा डेवलप होने के लिए। तो जो भी आप स्थान, जमीन चूज कर रहे हैं, उसमें कुछ गुण होने चाहिए। हम उन्हीं गुणों की बात कर रहे हैं। पॉइंट लिखा हुआ है स्थान का चयन। आप किस बेसिस पर उद्यान का, फलोद्यान का चयन करेंगे। तो देखिए, सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु आता है इसके अंदर वो आता है कि जिस भी जगह का आप चुनाव कर रहे हैं उसका जलवायु कैसा है, क्लाइमेट। आप जिस फल का उद्यान लगा रहे हैं, आपको उसी फल के क्लाइमेट के हिसाब से उस स्थान का चयन करना रहेगा, जिससे आपको आगे इन फ्यूचर में कोई संभावना किसी भी चीज की न हो खराब। जिससे अब देखिए, जलवायु की जब हम बात करते हैं तो जलवायु बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। जलवायु के आधार पर ही हम इसका चयन कर सकते हैं। जलवायु में जैसे क्या क्या आता है? टेम्परेचर, एयर, लाइट, बारिश, इन सब को मिला के हम क्या बोलते हैं? टेम्परेचर। तो अगर आप कोई ड्राई क्लाइमेट का फ्रूट लगा रहे हो, जैसे डेट पाम हो गया, पोमग्रेनेट हो गया, तो आपको शुष्क क्लाइमेट चाहिएगा, सूखा वातावरण चाहिएगा। या अगर आप बात कर रहे हो किसी ऐसे फल की जिसको ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है या मॉइस्ट टेम्परेचर चाहिए, तो जैसे पाइनएप्पल हो गया, कोकोनट हो गया, या आप किसी ठंडी जलवायु के वाले फल को लगा रहे हैं, जैसे एप्पल हो गया, पियर हो गया, तो उसी हिसाब से आप अपनी जलवायु के हिसाब से चयन करेंगे उस फल के हिसाब से कि आप किस फल का यूज कर रहे हो। तो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पहला होता है क्लाइमेट। अब देखिए, जलवायु जब आपने सेलेक्ट कर ली, उसके बाद में दूसरा पॉइंट आता है, आप खेत में जब आप प्लांटेशन करेंगे तो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? मृदा, सोयल। आप जिस फल उद्यान को लेकर विचार बना रहे हैं, जो मृदा उसके लिए उपयुक्त होगी, आप वहीं तो उसका चूज करेंगे। तो दूसरा पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण क्या हो जाता है? मृदा। मृदा के हिसाब से आपको उस प्लांट का ध्यान रखना पड़ेगा। कहीं सैंडी लोयम की रिक्वायरमेंट होती है तो आप वो यूज करिए, कहीं पे आपको दोमट मृदा चाहिए तो आप उसका यूज करिए। इस तरह से आप उसका उपयोग कर सकते हैं। तीसरा बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है टोपोग्राफी। स्थलाकृति बोलते हैं इसको, टोपोग्राफी। टोपोग्राफी का मतलब होता है वो उस एरिया जहाँ पे आप डेवलप कर रहे हो उसकी स्थलाकृति कैसी है, किस प्रकार का नेचर है, उसकी स्थलाकृति क्या है, उसे हम बोलते हैं टोपोग्राफी। टोपोग्राफी में अगर आपको ऑर्चार्ड लगाना है तो आपको जमीन बिल्कुल समतल रखनी पड़ेगी, क्योंकि जमीन कैसी होनी चाहिए? समतल होनी चाहिए। क्योंकि स्लोपी लैंड पर क्षरण के चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो आप जब मृदा का स्थलाकृति की बात करते हो तो वो किस तरह की होनी चाहिए? वो बिल्कुल समतल जमीन होनी चाहिए, उसमें स्लोप न के बराबर होना चाहिए। क्योंकि एक तो वहाँ पर क्षरण की समस्या हो जाएगी, दूसरा वहाँ पे आप एग्रीकल्चर प्रैक्टिस जो भी करना चाहें, एग्रीकल्चर की जो भी एक्टिविटीज करना चाहेंगे, उसमें उसको वहाँ पे समस्या आएगी। तो स्थलाकृति कैसी होनी चाहिए? उसकी बिल्कुल समतल होनी चाहिए। फिर देखिए, स्थलाकृति के बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, वो है सिंचाई। देखिएगा, चौथा पॉइंट है सिंचाई। फल वृक्षों में सिंचाई। अगर देखिए, सिंचाई की जब हम बात करते हैं तो अगर ऐसा हुआ कि बहुत से पेड़ होते हैं जिनको ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होती है अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए, तो वहाँ पे आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा? ऐसा एरिया जहाँ पे बारिश की दिक्कत नहीं हो, पानी की प्रॉब्लम नहीं हो,
और कहीं पे अगर किसी को कम पानी की आवश्यकता होती है तो आप वहाँ पे इरिगेशन की व्यवस्था कर पाएँ, इस तरह के आपको जगह का चुनाव करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, कुछ फल ऐसे होते हैं जैसे आम हो गया, पपाया हो गया, गुआवा हो गया, उनको पूरे साल इरिगेशन की आवश्यकता होती है। आम, पपाया इनको रेगुलर पूरे साल इरिगेशन की आवश्यकता होती है। तो आप जो भी स्थान का चयन करेंगे वहाँ पर सिंचाई की व्यवस्था सुचारू रूप से होनी चाहिए। उसके बाद देखिएगा आप, इरिगेशन के बाद अगर हम बात करें तो दूसरी बेसिक इंफॉर्मेशन होती, जैसे कि हम बोले मार्केट के पास, बाजार के पास, क्योंकि आपका जो भी आउटपुट होगा, जो भी आपकी यील्ड आएगी, उसको तुरंत बाजार तक पहुंचा जाए, इस तरह से वो कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए। इन बिंदुओं के ऊपर हम क्या करते हैं, किसी भी स्थान का चयन करते हैं। अब देखिए, स्थान का चयन के बाद दूसरी इंपॉर्टेंट बात आती है तरीके, लेआउट ऑफ ऑर्चार्ड। इसके कुछ महत्वपूर्ण अलग अलग तरीके हैं बाग लगाने के, वो आप जानते हैं। जब हम इन तरीकों की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहला तरीका जो आता है वो आपने बहुत अच्छे से सुना हुआ है, उस तरीके को कहा जाता है वर्गाकार विधि। फर्स्ट तरीका जो है वो है वर्गाकार, स्क्वायर मेथड। स्क्वायर स्क्वायर मेथड नाम से पता लगता है, इसमें जब आप पौधे लगाओगे तो वो पौधे के किस तरह से लगाएंगे, एक वर्गाकार शेप में लगाए जाएंगे। यह सबसे सरल विधि है और सबसे प्रचलित विधि है। यह सबसे सरल और सबसे प्रचलित विधि है। मोस्ट सिंपल एंड मोस्टली यूज मेथड है कौन सा वाला, स्क्वायर मेथड। इस स्क्वायर मेथड में होता क्या है, स्क्वायर मेथड में होता यह है कि इस स्क्वायर मेथड के अंदर याद रखिएगा, सेम वर्ग जैसे प्लांट टू प्लांट और रो टू रो, पौधे से पौधे की दूरी और कतार से कतार की दूरी बिल्कुल समान रखी जाती है, तभी तो हम वर्ग बोलते हैं। वर्ग क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं समान होती है। तो याद रखिएगा, स्क्वायर मेथड के अंदर चारों भुजाएं समान होती, इस तरह से हम प्लान करेंगे पौधों को। उसमें पौधे से पौधे की दूरी और उसमें कतार से कतार की दूरी बिल्कुल समान रहेगी। और कितने डिग्री एंगल पे रहेगी, 90 डिग्री एंगल पे रहेगी। वर्ग की क्या होता है, वर्ग में सब सीधे होते हैं, इसी हिसाब से इसमें हम उपयोग करेंगे। तो देखिए, इसमें पौधे से पौधे की दूरी और कतार से कतार की दूरी क्या होती है, बिल्कुल बराबर रखी जाती है। जिससे क्या होता है, इस तरह से चार पौधे जो होते हैं एक मिलकर एक स्क्वायर बना लेते हैं। एक पौधा यहाँ, एक पौधा यहाँ, एक पौधा यहाँ, एक पौधा यहाँ। इस तरह से पूरे खेत के अंदर हम क्या करते हैं, प्लांटेशन किया जाता है। तो किसका निर्माण हो रहा है, देखिए वर्ग का निर्माण हो रहा है, इसे कहा जाता है वर्गाकार विधि विधि। ठीक है, अब देखिएगा नेक्स्ट बात करते हैं। दूसरा जो मेथड है, इसी से मिलता जुलता मेथड है, उसे कहा जाता है आयताकार विधि। वर्ग के बाद आती दूसरी विधि आयताकार विधि। नाम से पता लगता है इसमें आयत बनेगा, रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल हम किसको बोलते हैं, रेक्टेंगल हम किसको बोलते हैं, जिसमें क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं जो होती है वो बराबर होती है। देखिए ये रहा रेक्टेंगल। अब आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है। लेकिन हम इसको ऐसे नहीं बोल सकते कि चारों भुजाएं समान होगी, क्योंकि हम यहाँ क्या बना रहे हैं, आयत बना रहे हैं। और आयत में ऐसा क्या डिफरेंस क्या आता है कि जो पौधे से पौधे की दूरी होती है, पौधे से पौधे की दूरी वो कतार से कतार की दूरी की अपेक्षा में कम रखी जाती है। इसकी तुलना में इसकी डिस्टेंस जो होती है वो क्या होगी, कम रखी जाती है। देख लो आपके सामने डायग्राम बना हुआ है, इससे आप समझ पाओगे। इसी मेथड को हम क्या बोलते हैं, इस मेथड को हम बोलते हैं आयताकार विधि। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, इसके बाद तीसरी विधि आती है। उस तीसरी विधि को कहा जाता है ट्राइंगल मेथड, त्रिभुजाकार विधि। तीसरी विधि का नाम है त्रिभुजाकार विधि। त्रिभुजाकार विधि में क्या होता है, नाम से पता लगा ट्राइंगल बनेगा। त्रिभुजाकार विधि में क्या होगा, नाम से पता लगा इसमें एक ट्राइंगल बनेगा। ट्राइंगल किस तरह से बनेगा, फॉर एग्जांपल हम देखें, ये देखिए
तो ये देखिए इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से क्या होगा, त्रिभुजाकार विधि में इस तरह से हम उसको अरेंज करेंगे प्लांट को कि उसमें क्या हो जाएगा, एक त्रिभुज का निर्माण इस तरह से होता रहेगा। और इसमें पौधे जो होते हैं वो किस तरह से लगाए जाते हैं, तिरछे लगाए जाते हैं। किस तरह से लगाए जाते हैं, तिरछे लगाए जाते हैं। ये देखिएगा तिरछे, इसमें पौधे किस तरह से लगाए जाते हैं, तिरछे। क्योंकि ट्रायंगल मेथड है तो इसमें हम पौधे किस तरह से लगाएंगे, इसमें हम पौधे तिरछे लगाते हैं। ये जो होता है इसमें क्या होता है, डिस्टेंस जो अगर होती है वो आपके सामने लिखा हुआ इस तरह से आप अरेंज करेंगे। फिर देखिए नेक्स्ट बात करते हैं षटभुजाकार विधि, हेक्सागोनल, षटभुजाकार विधि से कहा जाता है हेक्सागोनल। अब देखिए सेम जैसे वर्गाकार विधि थी, आयताकार विधि थी, त्रिभुजाकार विधि थी, उसी तरह से नेक्स्ट नाम लिखा हुआ है हेक्सागोनल, जिसे हम क्या बोलते हैं, षटभुजाकार विधि। इस विधि में याद रखिएगा प्रश्न एक इंपॉर्टेंट बनता है, इस विधि के अंदर 6 जो पौधे होते हैं वो मिलके क्या बनाते हैं, एक हेक्सागोनल का निर्माण करते हैं। 6 पौधे मिलके इस तरह से क्या करते हैं, हेक्सागोनल का निर्माण करते हैं। याद रखिएगा इस तरह से 6 पौधे मिलके हेक्सागोनल का निर्माण करते हैं। ये देखिएगा इस तरह से। और याद रखिएगा इसमें वर्गाकार विधि की तुलना में प्रश्न बनता है तो याद रखिएगा 15% पौधे अधिक लगाए जाते हैं। ये महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि वर्गाकार विधि में, सॉरी, षटभुजाकार विधि में वर्गाकार विधि की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक पौधे लगाए जाते हैं। तो उसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर है 15% पौधे हेक्सागोनल विधि में अलग लगाए जाते हैं। इसको अगर आपसे पूछें दूसरा नाम क्या है तो इसको समद्विबाहु त्रिभुज भी बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल, समत्रिबाहु त्रिभुज। ये देखिए, ठीक है। तो इस तरह से इसको क्या नाम दिया गया, षटभुजाकार, या दूसरा नाम है इसका समद्विबाहु त्रिभुज के नाम से जाना जाता है। अब देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु आता है, वो जो विधि है उस विधि को हम बोलते हैं पंचभुजाकार विधि। नेक्स्ट विधि है उसको क्या कहा जाएगा, पंचभुजाकार, पंचभुजाकार विधि, पेंटागोनल बोलते हैं इसको इंग्लिश में। लेकिन इसका एक दूसरा नाम और है, वो नाम आपको याद रखना है, उसे कहा जाता है ट्विन कक्ष, ट्विन कक्ष विधि। ये चीज आप याद रखिएगा, पंचभुजाकार को ट्विन कक्ष विधि के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए इसमें होता क्या है, बहुत सिंपल सा डिफरेंस है। देखिएगा ये जो वर्ग बनाया था आपने वर्गाकार विधि में, वहां पे तो पौधे लगेंगे, इसमें हल्का सा चेंज है कि बीच में एक पादप और लगा देते हैं, और इस पादप को कहा जाता है फिलर प्लांट या पूरक पौधा। इसे क्या कहा जाता है, फिलर प्लांट। तो चार ये वर्ग की तरह चार लग गए, बीच में एक नया पौधा लगाया तो कुल कितने हो गए, 5। इस तरह से मिलके किसका निर्माण करते हैं, पंचभुजाकार विधि का पंचभुजाकार निर्माण करते हैं। और इसमें जो बीच में पौधा लगाया जाता है उसे क्या कहा जाता है, पूरक पौधा या फिलर प्लांट। तो इसका बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है, आप जानते हैं इसका एग्जाम्पल है पपीता, केरी का पपाया। मुख्य रूप से इस विधि में क्या यूज होता है, एज ए फिलर प्लांट यूज होता है। तो आप याद रखिएगा इसके अंदर क्या करते हैं, हम बीच में एक पौधा लगा देते हैं। और याद रखिएगा अगर ये पौधा लगाते हैं तो उसके बाद में जब आप इसको काउंट करते हो तो इसके अंदर नियरली वर्गाकार की तुलना में लगभग दुगने पौधे लगाए जाते हैं, 50% ज्यादा। याद रखिएगा ये भी प्रश्न बनता है कितना प्रतिशत इसमें पौधे अधिक लग सकते हैं वर्गाकार विधि की तुलना में। तो इसका आंसर होगा कितना प्रतिशत लगाते हैं, लगा सकते हैं हम इसके अंदर 50%। और बीच में जो फिलर प्लांट होता है उसमें आपने क्या लगाया, बनाया, बनाना, पपाया और बनाना यहाँ पे लगा सकते हैं। अब देखिएगा पपीता के साथ यहाँ बनाना भी लगा सकते हो आप चाहो तो। इस विधि के बाद एक और विधि आती है जिसे कहा जाता है कंटूर विधि, कंटूर।
कंटूर विधि का मतलब होता है, ये हम कहाँ यूज करते हैं, जो भूमि असमतल होती है, ये चीज आप याद रखिएगा। भूमि अनइवन होती है, असमतल होती है या उबड़ खाबड़ होती है, इस भूमि पे हम किस तरह के प्लांटेशन मेथड करते हैं, तो उसका आंसर है कंटूर विधि। कंटूर विधि में अगर ऐसा बोल सकते हैं कि अगर पहाड़ी एरिया है तो वहां भी आप किस विधि का उपयोग करोगे, कंटूर विधि का। तो प्रश्न बनता है कि पहाड़ी विधि के लिए, इसे क्या कहा जाता है, पहाड़ी विधि। क्यों कहा जाता है, क्योंकि हिली एरिया जो होता है, पहाड़ी एरिया, वहां पे आप दूसरा किसी भी मेथड को यूज नहीं कर सकते, लेकिन हम वहां पे किस मेथड को यूज कर सकते हैं, इस मेथड को यूज कर सकते हैं। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, पहाड़ी एरिया भी कहा जाता है। कि पहाड़ी एरिया पे अगर आपको प्लांटेशन करना है तो आप किस मेथड का उपयोग करेंगे, तो उसका आंसर क्या बताएंगे आप, उसका आंसर हो जाएगा कंटूर विधि। तो देखिए हमने 4 या 5 मेथड की बात करी जिसके साथ में आप फल उद्यान को आप लगा सकते हो। अब देखिए, जब आप फल उद्यान में लगाते हो तो जो गड्ढों का आकार होता है वो भी आप याद रखिएगा। गड्ढों का आकार के ऊपर डायरेक्ट प्रश्न बनता है कि अगर छोटी साइज के फ्रूट लगा रहे हो, स्मॉल साइज के फूल फ्रूट लगा रहे हो, एक स्मॉल साइज, एक मीडियम साइज और एक लार्ज साइज, छोटे, मध्यम और बड़े। अगर आप इस तरह से यूज कर रहे हो कि आप किसी एक ऐसे फल का उपयोग कर रहे हो जिसकी साइज छोटी है, तो उसके लिए क्या गड्ढे की साइज रखेंगे, मीडियम के लिए क्या रखेंगे और लार्ज के लिए क्या रखेंगे। तो इनका आंसर आप याद रखिएगा। स्मॉल साइज जो होती है उसकी साइज होती है 50 × 50 × 50 सेंटीमीटर। लंबाई चौड़ाई गहराई की बात हो रही है। यहाँ पे आप लिखेंगे तो 75 × 75 × 75 सेंटीमीटर। और जब आप किसी बड़े फल वृक्ष के लिए गड्ढा बनाना चाह रहे हैं तो उसमें जो डिस्टेंस होगी वो होगी 1 × 1 × 1 मीटर, या 100 × 100 × 100 सेंटीमीटर। तो देखिए, छोटे आकार के फल वृक्षों के लिए गड्ढों का आकार 50 हो गया, मध्यम आकार के फल वृक्षों का आकार जो हो गया वो 75 हो गया, और बड़े फल वृक्षों के लिए जो आकार हो गया वो कितना हो गया, 1 × 1 × 1 मीटर। और अगर आपसे कभी उदाहरण पूछ लें तो पपीता और केला, ये दोनों आते हैं किसमें, छोटे फल वृक्षों में, पपीता और केला। याद रखिएगा, गड्ढों के आकार का डायरेक्ट नाम भी पूछ सकते हैं कि पपीता के लिए क्या होगा, केले के लिए क्या होगा। मध्यम साइज के जो फल वृक्ष होते हैं उसमें आप याद रखिएगा अनार और अमरूद, अनार, अमरूद और नींबू। और अगर आपके बड़े बड़े की पूछ रहे हैं, बड़े फल वृक्ष जो आप जानती हैं, बड़े फल वृक्ष में तो सबसे मुख्य आम जानती हो आप, आम या जैक फ्रूट। इस तरह से आपको गड्ढों के आकार के आधार से भी आपको आइडिया होना चाहिए कि किस फल वृक्ष के लिए हम किस तरह के गड्ढों का उपयोग करेंगे, क्या साइज रखेंगे। इस तरह से आपको उनका आंसर पता होना चाहिए। तो देखिए, आज हमने एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक की बात करी, फल उद्यान, उसका चयन कैसे करेंगे, उसका जो स्थान चूज करते हैं उसमें क्या क्या गुण होने चाहिए, और प्लांटेशन करते हैं जब फल उद्यान का, ऑर्चार्ड में जब हम फल लगाते हैं तो किस किस तरीके से लगा सकते हैं, उन तरीकों की भी मैंने बहुत अच्छे से चर्चा करी। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। इसी तरह के रेगुलर वीडियो प्राप्त करने के लिए, अपडेट करने के लिए जुड़े रहिए आपके अपने एबीसी एग्रो क्लासेस उदयपुर परिवार के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।